that I will be president for all Americans. Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे GIT के सामने वजीर आजम नवाज शरीफ की पेशी के हवाले से। अल्लाह के फजलो करम से एक एक पाई का हिसाब दे दिया है। पानामा केस का आज अहम तरीन दिन था। पिछले 1.5 साल से कम से कम पानामा केस जो मुसलसल चल रहा है उसमें आज का दिन सबसे अहम तरीन था, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज GIT के सामने पेश हो गए और उस GIT के सामने GIT के उस सरबराह वाजिद ज़िया साहब के सामने कि जो वाजिद ज़िया साहब जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के पास उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बार बार उनके घर के चक्कर लगाया करते थे। कम से कम 5 दफ़ा वाजिद ज़िया साहब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के घर गए उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। बहुत दफ़ा उन्हें नाकामी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्हीं वाजिद ज़िया के सामने आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पानामा केस के हवाले से पेश हो गए। 3 घंटे तक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से पूछताछ होती रही। उनके आमदन के ज़राए और तफसीलात GIT ने उसके हवाले से सवालात किए। लंदन फ्लैट के हवाले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से सवालात किए गए। कतरी खत के हवाले से भी सवालात किए गए। GIT के सवालात के जो तमाम तर महवर और मरकज था वो 13 सवालात है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने GIT को मैंडेट किया है। यहाँ पर ये बात काबिल जिक्र है और बहुत अहम भी है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ GIT के सामने मुल्जिम की हैसियत से नहीं बल्कि एक मरकजी गवाह की हैसियत से पेश हुए। GIT ने तो जो सवालात करने थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से सो किए, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत से सवालात GIT से किए और उन तमाम सवालात की एक्सक्लूसिव तफसीलात हम आप तक पहुँचाएंगे आज के प्रोग्राम में। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने GIT से जवाबदेही की। बहुत से अहम सवालात थे जो कि GIT के सामने रखे। उन सवालात में से जो चंद अहम सवालात हम आप तक पहुंचाएंगे वो ये हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने GIT से पूछा कि उन्हें बताया जाए कि उन्होंने क्या और कहां पर करप्शन की। ये भी बताया जाए कि कब कमीशन लिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने GIT से सवाल किया कि ये भी बताया जाए कि वो 3 बार वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर आला भी रहे, तो उन्होंने कब नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल किया, कब किकबैक्स लिए, कब करप्शन की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के GIT से दीगर जो सवालात थे जो कि बहुत अहम थे, उसमें ये भी उन्होंने सवाल किया कि क्या ये केस करप्शन का है या फिर ये इल्ज़ाम करप्शन का है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का GIT से एक और सवाल ये भी था कि क्या पानामा केस अवामी पैसे के गलत इस्तेमाल का है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड की बात की जा रही है उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सियासत में नहीं थे और जिस टाइम पीरियड के हवाले से या जिस वक्त का तयन किया जा रहा है उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब सियासत में नहीं थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का GIT से जो दीगर मुकालमा हुआ उसमें उन्होंने GIT के सामने ये मामला भी रखा कि उनके वालिद साहब मरहूम मियाँ शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर कायम की थी और उसे अकेले ही चलाया, और ये उस वक्त की बात है जबकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब सियासत में भी नहीं थे। जो कुछ मजीद अहम सवालात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने GIT के सामने रखे उसमें यह भी पूछा गया कि बताया जाए कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग की 1 पाई का इल्ज़ाम भी साबित हुआ या उसका कुछ सबूत मिला। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के जो अहम सवालात थे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब GIT के किसी भी मेंबर के पास नहीं था या फिलहाल उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वज़ीर आज़म के सवालात के जवाब दिए जाएं। अलबत्ता GIT ने भी वज़ीर आज़म से उन 13 सवालात के हवाले से
काफी तफसीलात से पूछा। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि वज़ीर आज़म के आमदन के ज़राए, उनकी तमाम तर तफसीलात, उनके असासों की तमाम तर तफसीलात, लंदन फ्लैट्स के हवाले से तफसीलात, कतरी खत के हवाले से सवालात, ये वो सब सवालात हैं जो कि JIT ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के सामने रखे। वज़ीर आज़म साहब आज अपने साथ बहुत से दस्तावेजात लेकर जा चुके थे और उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की उसमें भी बताया कि तमाम पाई का हिसाब आज JIT के सामने रख गया है। वो तफसील भी हम आपको सुनाएंगे। जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि JIT के तमाम अरकान ने आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सर कहकर मुखातिब किया, उन्हें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर मुखातिब नहीं किया। और ये भी JIT के तरीक़ाकार को बहुत वाज़ेह करता है कि बहरहाल उन्होंने वज़ीर आज़म ऑफिस के प्रोफाइल को और स्टेचर को मद्देनज़र रखा है और उन्हें इस बात का एहसास है कि वो जिस शख्स से वजाहत तलब कर रहे हैं, जिस शख्स से तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश बहरहाल नहीं क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक मरकज़ी गवाह की हैसियत से पेश हुए थे JIT के सामने, मुल्ज़िम की हैसियत से नहीं। तो JIT के मद्देनज़र भी ये पहलू था कि वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं और इदारे उनके मातहत हैं, लेकिन इन मामलात के बावजूद JIT ने अपना काम जो उनको सौंपा था सुप्रीम कोर्ट ने उसके हवाले से किया। ये तो JIT के अंदर की एक्सक्लूसिव दास्तान है जो कि हमने आप तक पहुंचाई कि JIT ने भी सवालात किए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी JIT से सवालात किए और JIT की जवाबदेही की। बाहर आकर जो वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की उसमें क्या कहना था वो जरा सुनिए। मेरी हुकूमत ने और मेरे सारे खानदान ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। अल्लाह के फजलो करम से एक एक पाई का हिसाब दे दिया है। कोई ऐसा खानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? ये जो कुछ हो रहा है इसका सरकारी खजाने की खुर्द बुर्द या करप्शन के किसी इल्जाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए एक बड़ी JIT भी बैठने वाली है, एक बड़ी अदालत भी लगने वाली है। 20 करोड़ आवाम की JIT, 20 करोड़ आवाम की अदालत, हम सबको उस JIT के सामने पेश होना है। मैं आज यहाँ पेश हुआ हूँ सिर्फ इसलिए कि वज़ीर आज़म समेत हम सब आइन और कानून के सामने जवाबदेह हैं। मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद न हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। वज़ीर आज़म की पेशी के 2 घंटे बाद इमरान खान साहब ने आज के दिन के हवाले से अपना वीडियो मैसेज रिलीज किया और कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई सबूत नहीं दिए गए और कतरी शहजादा भी अपने खत की सबूत के तौर पे पाकिस्तान नहीं आ रहा। इमरान खान साहब का अपने वीडियो मैसेज में क्या कहना था वो भी सुनिए। आज जो नवाज शरीफ ने JIT से बाहर निकल के मीडिया टॉक की, सबसे पहले तो एक पड़ी हुई तकरीर की, पहले से पड़ी हुई थी, यानी JIT में जाने से पहले। इसका मतलब कि कोई इन्होंने JIT को नई चीज़ें फराहम नहीं की, कोई सबूत नहीं दिए। और लगता ये है कि जो उनका एक ही डिफेंस था कतरी का खत, वो क्योंकि कतरी नहीं आ रहा तो वो जब ख़त्म हुआ तो इनके पास और कोई चीज़ नहीं बताने के लिए कि कैसे पैसे यहाँ से गए लंदन के महलात लेने के लिए। लेकिन इस तकरीर के अंदर जो सबसे शर्मनाक बात थी वो ये कि ये इसको ऐसे बना रहे हैं कि कोई साजिश है इनके खिलाफ। और साजिश कौन कर रहा है? 2 ही तरफ इनकी इशारा है और वो ये है, या फौज और अदलिया मिलके। मैं इनको पहले याद कराना चाहता हूं कि जब नए चीफ जस्टिस आए थे और जब नए आर्मी चीफ दिसंबर में आए थे तो मरियम नवाज की ट्वीट थी कि अंधेरी निकल गई
तूफान निकल गया, यानी कि अब हालात अच्छे हो गए, मीनिंग कि वो इमरान खान साहब अपने वीडियो मैसेज में क्या कह रहे थे वो आपने सुना। वो कह रहे थे कि कोई सबूत वज़ीर आज़म की तरफ से, शरीफ फैमिली की तरफ से नहीं दिए गए। तहरीक इंसाफ ने शकूक व शुबहात तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आज की पेशी के बाद। और आज की एक और बड़ी खबर ये भी सामने आई कि कतर जाने के लिए, यानी कि कतरी खत उसको डिटर्मिन करने के लिए कि वो हकीकत है या फसाना, JIT ने सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांग ली है कि उसे कतर जाने की इजाज़त दी जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को JIT ने अपनी दरखास्त पहुंचाई है, जिस पर ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आपको हर तरह से एम्पावर कर दिया गया है, आपको तमाम इख्तियार है कि इस केस की तफ्तीश के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ होंगी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आज JIT के सामने पेशी, उसके बाद उनकी तकरीर और उनकी तकरीर के बाद तहरीक इंसाफ के शकूक व शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात, इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर कहा कि उन्होंने आज फिर एक एक पाई का हिसाब दे दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज फिर कहा कि उन्हें यकीन नहीं है और वो ये समझते हैं, वो ये मानते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने और शरीफ फैमिली ने कोई मनी ट्रेल नहीं दी। इमरान खान साहब का वीडियो मैसेज 2 घंटे बाद आ गया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरीदा, पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि उन्होंने अपने तमाम दस्तावेज पहले भी तमाम मुतल्लिका इदारों के पास मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के पास भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग हो रही थी पैनामा के ऊपर, वहां भी मौजूद थे। और यही बात आपको याद हो, वज़ीर आज़म ने जब कौम से खिताब किया था पैनामा लीक्स के बाद, और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मेरी तमाम चीजें जो है वो इदारों के पास मौजूद हैं और जो शरीफ फैमिली के बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर उनकी कोई इंटरवेंशन या इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो उससे कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड है। और यही चीज आज भी जब JIT ने उनको बुलाया, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए और अब तक सारी कौम को ये मालूम है कि पैनामा लीक्स के अंदर बराए रास्त प्राइम मिनिस्टर का किसी किस्म का कोई नाम नहीं है, बल्कि ICIJ की वेबसाइट ने भी अपोलोजाइज किया और डिस्क्लेमर डाला कि पैनामा लीक्स के अंदर वजीर आजम का कोई नाम नहीं है। और इसी तरह जो JIT ने जब वजीर आजम को बुलाया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि JIT बनेगी और उसमें वजीर आजम को बुला सकते हैं, तो उसी आइन और कानून की पासदारी के लिए आज वजीर आजम जो तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम है, वो पाकिस्तान में एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करने के लिए कि अकाउंटेबिलिटी के लिए पाकिस्तान का आइन और कानून किसी को भी इस्तिस्ना नहीं देता। जो आज वो हिस्टोरिक डे है जब एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये सेट की है, और मैं समझती हूँ कि ये आने वाले वक्त में जमहूरियत में पाकिस्तान के तमाम आईनी और कानूनी इदारों को और ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत करेगा। तो अगर ऐसा है, अगर शरीफ फैमिली नून लीग ये समझती है कि वज़ीर आज़म की आज की पेशी से जमहूरियत मजबूत हो रही है, तो फिर पर्दों के पीछे खेल कौन कर रहा है? वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा, कठपुतलियां फिर कौन है? तहरीक इंसाफ ने भी सवाल किया है कि बताया जाए, वज़ीर आज़म साहब खुल के बताएं कि कठपुतलियां कौन है। इमरान खान साहब ने सवाल किया है कि बताया जाए कि साजिश कौन कर रहा है? फौज कर रही है, अदलिया कर रही है, कौन है कठपुतलियां? पर्दे के पीछे कौन है? देखिए वरीदा, इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगी कि इमरान खान साहब तो खैर इस तकरीर, आज की तकरीर या जो JIT की जब से काम शुरू हुआ है उसके बाद उनको तो इतना खौफ तारी हो गया, क्योंकि जब दहशतगर्दी की अदालत में उनकी वारंट जारी होते हैं और फिर ECP से वो भागते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो बिल्कुल अब ना कौम के सामने खुद आते हैं। तो उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया, वीडियो मैसेज से जो वो चाहे वो बोल देते हैं और एक बेयकीन कैफियत वो पैदा करना चाहते हैं। लेकिन आज वजीर आजम का JIT के अंदर पेश होना और वजीर आजम का बाहर निकलकर अब जो उन्होंने वजीर आजम ने पाकिस्तान की कौम से बात की, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम मौकफ और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट हो चुकी है पाकिस्तान की सियासत से भी। और इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर जो है कि अब इमरान खान साहब खुद आकर तकरीर नहीं करते, बल्कि वीडियो मैसेज, और पिछले आपने देखा कि पूरे महीने से लगभग वो नथिया गली में उनका कयाम है और वहां से शायद वो सीधा पाकिस्तान से बाहर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जो उन्होंने झूठ बोले और जो इल्जामात लगाए और वो बेयकीनी की कैफियत, उनका तो ये भी मौकफ था कि वजीर आजम ना JIT के सामने पेश होंगे, पता नहीं कौन से ग्रेड के अफसर वजीर आजम को ना बुलाएंगे और ना वो पेश होंगे। आज वो दिन भी गुजर गया और आज का दिन जबकि पाकिस्तान का वजीर आजम अपनी 3 आज उन्होंने कहा, आज इमरान खान साहब ने कहा कि सबूत कोई नहीं दिए, और उसके बाद ये भी कहा कि कतरी शहजादा नहीं आएगा, कतरी खत की कोई सबूत नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर वो JIT अब कतर जा भी रही है। कोई चीज है गरीदा,
आई थिंक ये कौम को भी पता चल चुका है और इमरान खान साहब को खुद भी पता चल चुका है कि ये जो वो बार बार झूठ को दोहराते हैं, बार बार झूठ को दोहराते हैं, अब ये झूठ जो है ये उनके वापस उनको ये सवालात उठा रहा है कि आप। लेकिन मरियम साहिबा, जो कठपुतलियों का लफ्ज है, जो साजिश का लफ्ज है, जो पर्दों का लफ्ज है, वो तो नवाज शरीफ साहब ने खुद इस्तेमाल किया। जी, मैं बिल्कुल उसके ऊपर आ रही हूँ। देखिए आप खुद देखें गरीदा कि पिछला जब से पैनामा हुई साल सवा साल की जो मुद्दत थी और वजीर आजम ने जो कहा कि पिछले दौर में जिस तरह पर्दों के पीछे ये खेल खेला जाता था और पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर जिस तरह हमला होता था, तो अब वजीर आजम ने आज का दिन जो है पाकिस्तान के आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए, और आइन, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट लाइन गरीदा उन्होंने कही जो उन कठपुतलियों की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान के अंदर आइन जो है वो अवाम की हुक्मरानी का नाम है। अगर इस एक लाइन को ही समझ लें इमरान खान साहब और वो तमाम लोग, और जितने कठपुतलियां सियासी भी हो सकती हैं जो इमरान खान साहब की शक्ल में है, और वो कठपुतलियां भी हो सकती हैं जो शाम आप खुद देखती होंगी कि कुछ चैनल्स के ऊपर बैठ के उनका एक कंप्लीट एक वन ट्रैक उनका एक ट्रेंड भी होता है और उनका एक मकसद भी होता है जो कठपुतली का तमाशा बचपन में मरियम साहिबा आपने भी देखा होगा, हमने भी बड़े देखे हैं। वो कठपुतली जो नाच रही होती है वो खुद से नहीं नाच रही होती, उसके ऊपर कुछ हाथ होते हैं, कुछ साए होते हैं। तो ये बताएं कि वो कौन है? कहा ना, मैंने भी वो कौन है जो कठपुतलियों को मैं तो आपको खुद ये कह रही हूँ ना कि वजीर आजम ने जिसकी तरफ अंदेशा किया कि वो तमाम कठपुतलियां जो किसी के, वो पाकिस्तान मुल्क दुश्मन भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो वो तमाम सियासी लोग जो इक्तदार के लिए पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं, वो कठपुतलियां भी हो सकती हैं जो किसी और के हाथों में खेल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने तो कैटेगोरिकली पूरी दुनिया के लिए फौज है या अदलिया है। तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने तो कैटेगोरिकली सवाल किया है कि इमरान खान साहब, मैंने तो पहले कहा कि पाकिस्तान की इमरान खान साहब की बात को ना आप सीरियस लें और ना आप कौम सीरियस लेती है। वो तो जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। कल को वो कह देंगे मेरा सियासी बयान था, जब उनसे अदलिया और फौज ये पूछेगी कि आपने ये बात क्यों की, तो वो कहेंगे मेरा सियासी बयान था। इसी तरह जिस तरह पता नहीं कितने अरब रुपए दिए थे शरीफ फैमिली ने इमरान खान साहब को खामोश होने के लिए, मेरे तो ख्याल में किसी को उनको वाकई इतने पैसे दे देना चाहिए, क्योंकि उनका बोलना उनके अपने लिए एक खुदकश हमले के बराबर है। अच्छा, अब ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने आज ये भी कहा कि वो तमाम तफसीलात असासों के हवाले से, आमदन के ज़राए के हवाले से, एक्सेट्रा सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो तमाम चीज़ें जो पहले भी इदारों के सामने थी वो मैंने आज फिर से दे दी। तो वो जो पहले चीज़ें दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट तो उस पर मुतमईन नहीं थी। अगर वही चीज़ें रिप्रोड्यूस की गई हैं आज JIT के सामने, तो JIT किस तरह से एक सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट तैयार कर सकती है? क्या आप लोगों को खदशा नहीं है इस हवाले से? आई थिंक गरीदा, थोड़ा सा मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन चीजों से किसी तरह से भी मुतमईन ना होती तो सुप्रीम कोर्ट JIT ना बनाती। JIT इसलिए बनी कि इसमें थोड़ी सी तफसील और चाहिए, और वो जरूरी नहीं कि मियां नवाज शरीफ से मुतल्लिक चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की तमाम डिटेल्स प्राइम मिनिस्टर की तमाम अदारों के अंदर मौजूद हैं, और जो JIT ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि जो अदारे हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं हमें इन्वेस्टिगेशन में, जिसका उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया उस रिपोर्ट के अंदर, मगर खाली तो आज वज़ीर आज़म साहब ने आज जो सबूत या आज जो दस्तावेजात प्रेजेंट की हैं JIT के सामने, क्या ये फुल एंड फाइनल हैं, या इसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी देंगे, कैप्टन सफदर भी देंगे, इसाक डार साहब भी देंगे, क्या होगा इसके बाद? देखिए, मैं तो ये समझती हूं कि ये अब जो हो रहा है JIT के अंदर ये बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो 13 सवालात थे सुप्रीम कोर्ट के, और अगर वजीर आज जो जितने जवाबात वजीर आजम ने वो तमाम दस्तावेज एक दफा दोबारा सबको दिए, वहां अंदर भी दिए, जो वजीर आजम ने बाहर आके कहा भी कि मैं तमाम रिकॉर्ड दोबारा देकर आ गया हूं, तो वजीर आजम से मुतल्लिक तो सारे जवाबात का सवालात का जवाब आज दोबारा एक दफा फिर, और ये मैं एक दफा एक और बात कहूं कि ये खाली आज JIT के आगे पेश नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के आगे भी पेश हुआ। ये जब मुशर्रफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर के तमाम रिकॉर्ड्स को यहां से उठाया और अपनी तहवील में लिया, ये उस वक्त भी पेश हुआ था, और जब मोहतरमा बेनजीर, शहीद बेनजीर भुट्टो की जब हुकूमत थी, ये उस वक्त भी जवाबात पेश हुए थे। तो ये जो एहतसाब है और आज के जो सवालात के जवाब है, ये वजीर आजम ने पहली दफा पेश नहीं किए, बल्कि ये तसलसल है इन चीजों का कि जब जब वजीर आजम, लोगों ने ये समझ लिया कि वजीर आजम पाकिस्तान को तरक्की की उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां इनसे बड़ा कोई लीडर नहीं, और जो जमहूरियत के लिए मैं समझती हूं कि जो वजीर आजम की अपनी कुर्बानियां हैं उससे वजीर आजम का कद आज बहुत बड़ा हुआ है। और ये इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी है मुखालिफिन के लिए, सियासी मुखालिफिन के लिए, जो ये समझते हैं कि अगर इसी तरह ये तसलसल जारी रहा, और आज का दिन जब वजीर आजम ने अपनी 3 नस्लों को और अपने आप को खुद JIT के आगे पेश किया, तो इसके बाद तो तमाम चीजें वो, लेकिन इसके बावजूद आप लोग समझते हैं कि JIT अभी भी गैर हो गया और वो खत्म हो गया, और वो इसके बावजूद आप लोग समझते हैं कि JIT अभी भी गैर मुनासिब काम कर रही है?
देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह आज कानून और आइन के की अमली पासदारी के लिए वजीर आजम ने अपने आप को पेश किया, इसी तरह पाकिस्तान के तमाम अदारों के ऊपर वही कानून और वही आइन उसी तरह लागू होता है जिसकी पासदारी आज वजीर आजम ने खुद की है। अगर JIT के अंदर तजावुज हो रहा है जिसके तहफुजात हमने, जिस तरह वीडियो रिकॉर्डिंग की बात है, किसी आइन और कानून के मुताबिक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। यही हमारे वकील ने वहां जरा भी की और उसके ऊपर उन्होंने अपना इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ जाएगा, महफूज कर लिया। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो आपने सवाल किया कि वो तमाम चीजें जो JIT के अंदर गैर कानूनी हो रही हैं और ऐसी चीजें जिसकी कानून इजाजत नहीं देता, पाकिस्तान का आइन इजाजत नहीं देता, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी तरह शरीफ फैमिली के भी कानूनी और आईनी हकूक हैं जिस तरह बाकी सबकी। और बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा हमसे बात कर रही थी, अपना मौक़िफ़ दे रही थी, शरीफ फैमिली के हवाले से तफसीलात मजीद बता रही थी। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की JIT के सामने पेशी, उसके बाद उनकी तकरीर, उनका यह कहना कि उन्होंने एक एक पाई का हिसाब दे दिया है, उसके बाद तहरीक इंसाफ का रिजेक्ट कर देना, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेशी को और मजीद तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात का उठा देना, इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं वज़ीर आज़म के तर्जुमान डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा MNA हैं अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों हजरात को। और अली मोहम्मद खान साहब, आपके पास मैं आऊंगी। वज़ीर आज़म की पेशी तमाम दिन आपने वो सारे मामला देख भी लिए होंगे, लेकिन जो उनकी तकरीर में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उसका अवामी पैसे से, सरकारी खजाने से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई करप्शन नहीं हुई, कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई और उनके जाती और निजी कारोबार को उछाला जा रहा है और आज एक एक पाई का हिसाब फिर से दे दिया है, ये वज़ीर आज़म साहब का कहना है। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब का आज का आना पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा शुगून है। मियां साहब के लिए मैं समझता हूं शर्मिंदगी का बायस था और वो शर्मिंदगी उनके चेहरे से आया थी, क्योंकि जब वो बाहर आए तो वो पढ़ा एक बयान उन्होंने पढ़ दिया। मैं समझता हूं ये पॉलिटिकल रिटोरिक की कोई जरूरत नहीं है, किसी ने उनके खिलाफ साजिश नहीं की, ना गरीदा फारूकी ने की है, ना अली मोहम्मद ने, ना इमरान खान, ना मेरी इतनी मजाल ही नहीं है मैं साजिश कर सकूं, और ना किसी अहमद मीर ने। ये जनाब ये आया है बाहर से, सारा ब्रेक हुआ है। दो बातें यहाँ पे आती हैं गरीदा साहब, टाइम भी आपका कम होगा, आई ट्राई टू बी वेरी ब्रीफ। पहला, मियां साहब अगर आप ये समझते हैं कि आपके खिलाफ साजिश है तो ये साजिश पाकिस्तान में तो नहीं बनी, ये पनामा में बनी। आप अपने वकला की टीम भेज के ICIJ को वहां पे सू करें और आज भी सू कर सकते हैं कि आपने मेरे खिलाफ साजिश की है, मैं बड़ा नेक नाम सियासतदान हूं, मैंने मेहनत की कमाई की है और मेरे सीने की कमाई को आपने करप्शन का नाम ले दिया, तो मैं आपको सू करता हूं, अरबों रुपए आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है, ना चीखो पुकार की जरूरत है गरीदा फारूकी साहिबा, ना इनके मिनिस्टर साहबान की आहो बका की जरूरत है, ना थ्रेट्स की जरूरत है, ना डराने धमकाने की जरूरत है, ना पैसे दे के खरीदने की जरूरत है। जरूरत है तो एक चीज की, मियां साहब से मैं तवक्को कर रहा था, पूरी कौम तवक्को कर रही थी कि आज वो जाते JIT के जितने मेंबर्स हैं उनको एक सलाम करते और उनको ये कहते कि हुजूर ये है वो जराए, बात खत्म। गरीदा फारूकी आप अपने एक्सप्रेस TV पे भी आई हैं प्रोग्राम में, आपकी अपनी कोई जाती गाड़ी होगी उस पे आई हैं। अगर मैं आज आपको ये कहूं गरीदा फारूकी कि आपकी गाड़ी जो है वो जाली है, उसके कागजात जाली हैं, उसका कोई मनी ट्रेल नहीं है, तो आप बजाय चीखने चलाने की, मेरे पास सारी मनी ट्रेल मौजूद है, सारी मनी ट्रेल मौजूद है, कोई गरीब सी छोटी सी गाड़ी है मेरे पास सर। आप ये कहेंगे ये है मेरी गाड़ी के कागज, ये है उसका मनी ट्रेल, हुजूर ये है वो जराए। तो सारी कौम इंतजार करती रही कि मियां साहब कब कहेंगे कि हुजूर ये है वो जराए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब एक वैलिड सवाल उठा रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब के, ये साजिश एक तो पाकिस्तान में तैयार हुई नहीं, पनामा में ये तैयार हुई, और अगर आपको साजिश लगती है क्योंकि आज फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि पर्दों के पीछे कुछ हो रहा है और कुछ कठपुतलियां हैं, तो आप ICIJ को सू कर दें, मामला खत्म। देखिए पहली बात तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि जो चीज़ मुल्क की सलामती के लिए बेहतर है, मुल्क के इदारों के लिए बेहतर है, मुल्क में जमहूरियत के लिए बेहतर है, वो वज़ीर आज़म के लिए बाइस शर्मिंदगी क्यों होगी? क्यों ऐसी बात करते हैं?
जिस वक्त खालिद बिन वलीद जो थे उनको बुलाया गया था और उनसे एक मरतबा नहीं इनसे कंपेयर कर रहे हैं, किया गया था, एहतसाब किया गया था। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं तारीखी हवाला दे रहा हूं, तो उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम लोग जिस वक्त सलाह, कोई बात नहीं भाई, बात तो कर लेने देना। मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं स्क्रीन के ऊपर कह रहा हूं, मैं तो आपको तारीखी हवाला दे रहा हूं। तो तारीख को तो आप नहीं कुछ कर सकते, हम पे तो आप चिल्ला सकते हैं। इसी तरह जब सलाउद्दीन अयूबी साहब को बुलाया गया था तो कोई बाइस से शर्मिंदगी नहीं थी, उन्होंने भी अपना एहतसाब उनका भी हुआ था, उन्होंने भी अपना तमाम कवायफ जो हैं वो बढ़ाए थे आगे। तो आज अगर वजीर आजम साहब किसी अदालत के सामने नहीं, क्योंकि इस मुल्क में तो अदालत में जाने का भी रिवाज नहीं है, लेकिन वो तो एक वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके सामने हाजिर हुए हैं, तो मैं समझता हूँ इससे जमहूरियत को तकवीयत मिली है। मैं समझता हूँ इससे वजीर आजम का भी कद बुलंद हुआ है, लेकिन वजीर आजम का कद बुलंद होने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि वजीर आजम ने इस मुल्क के इदारों और इस मुल्क की जमहूरियत का एहतराम किया है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि वहां पर गए थे तो बाहर निकल के बताते ये वसाइल, तो वहां पे भाई क्या बताने गए थे? यही तो बताने गए थे। अब आप ये बताइए कि आप किस तरह का एहतसाब कर रहे हैं कि आप वजीर आजम को, आपने एक्टिंग वजीर आजम को पेश कर दिया, वो अपनी गाड़ी में बैठ के बगैर सिक्योरिटी के, बगैर प्रोटोकॉल के एक तफ्तीशी टीम के सामने हाजिर हो गए, और किस चीज के लिए हाजिर हुए? उस लिस्ट का जिसका मेरे भाई ने अभी जिक्र किया, जिसमें उनका नाम ही नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी वैलिड, यहाँ पर एक बहुत वैलिड, यहाँ पर बड़ा एक वैलिड सवाल जन्म लेता है डॉक्टर मुसद्दिक साहब। मुझे अली मोहम्मद खान साहब से सवाल करना है। ये अली मोहम्मद साहब, ये बात तो फैक्ट है कि वज़ीर आज़म साहब आज मुल्जिम की हैसियत से नहीं, एक गवाह की हैसियत से, मरकजी गवाह की हैसियत से पेश हुए, और ये बहुत बड़ा लीगल डिफरेंस है, आप इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। जितने नोटिस गए हैं, जहां तक मेरी नाक़िस मालूमात है, सबको ये नोटिस गया है, और मियां साहब इस केस के मरकजी मुल्जिम हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आवाज दी जाती है तो आवाज दी जाती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बमुकाबला इमरान खान नियाजी, या इमरान अहमद खान नियाजी वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ इज द लिंचपिन, ही इज द की मैन, और बकौल सुप्रीम कोर्ट के वो इस वक्त माफिया के एक तरह से डॉन है, क्योंकि उनके लोग सुप्रीम कोर्ट को और जजों को और GIT के लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। क्या आज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इस बात से इनकार कर सकते हैं कि निहाल हाशमी साहब ने थ्रेट नहीं किया था? और अगर निहाल हाशमी साहब ने थ्रेट किया था और आप कहते हैं कि हमने सजा दी, तो सिर्फ निहाल हाशमी क्यों? क्या सजा सिर्फ गरीब को मिलेगी? क्या साद रफीक साहब ने लोहे के चंदों की बात नहीं की थी? क्या रोजाना राना संगवाला साहब सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट नहीं करते? क्या रोजाना दानियाल अजीज साहब थ्रेट नहीं करते? मैं ही समझता हूं, दोबारा वो बात कहूंगा, ये कहानी मत दोहराएं हमारे सामने कि मियां साहब के जो है नाम नहीं है, फलां नहीं है, वो नहीं है। नहीं है तो जाके सू करें, नहीं है तो जाके सू करें। एक आपकी ट्वीट कर दी मरियम बीबी ने, ओबरमेयर ने उसके ऊपर जवाब में कहा कि आप क्या बात करती हैं? आपने कहा कि सब कुछ लगभ है। उसने आपको वहां पे क्वेश्चन किया, आपको वहां पे चैलेंज किया, आपने हिम्मत नहीं थी जवाब में एक ट्वीट करने की। और दूसरी बात यह है, मैं दोबारा आपको ये बात करूंगा, हमारे बच्चे 17-18 साल में नौकरियों की तलाश में होते हैं। आपके बच्चे 17-18 साल में अरबोपति कैसे बन गए? ये बड़ी पुरानी कहानी कि अपने नाम से पैसे निकाल के बच्चों के नाम कर दें। मैं ये समझता हूँ वक्त आ गया है, और अपने आप को धोखा मत दें, दुनिया को नहीं दे सकते, अपने आप को धोखा मत दें। ठीक है, डॉक्टर मुसद्दिक से इन सब बातों के जरा सवालात ले लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर आज़म साहब से बड़ी तो अब किसी और की पेशी नहीं हो सकती। अब इनके बाद दोबारा वो जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आएगा, शहबाज शरीफ साहब, देन कैप्टन सफदर साहब। तो अब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि उन्होंने एक एक पाई का हिसाब दे दिया है, तो हम समझें आज के बाद डॉक्टर मुसद्दिक साहब की मनी ट्रेल मुकम्मल हो गई है, तमाम दस्तावेजात आज मिल गई हैं। देखिए, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जहां से मैंने बात छोड़ी थी। माफी चाहता हूं। मैं बात वहीं से शुरू करूंगा कि जिस लिस्ट का आप नाम ले रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उसे सू कर दें, वो लिस्ट आप तो खुद माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं और आप जर्नलिस्ट हैं, और अली मोहम्मद साहब जो हैं खुद वकील हैं, आप दोनों ने वो लिस्ट पढ़ी। आपने कहीं वजीर आजम का नाम देखा है उस लिस्ट में? तो जब वजीर आजम का नाम नहीं है, और मैं वहीं से बात शुरू कर रहा हूं, मगर वो फिर भी तफ्तीश अदब से, एहतराम से, क्योंकि इदारों का एहतराम करते हैं, आज हाजिर हुए हैं, तो इससे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद होना चाहिए। और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, हिसाब मांगा जा रहा है। अली मोहम्मद साहब आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे। अली मोहम्मद साहब आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, कोई बात। अली मोहम्मद साहब तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं।
मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं, अगर आप इजाजत दें। अगर आप बात मुकम्मल कर लूं, मेरी बात हर दफा यहीं फंस जाती है जी, वो हर दफा यहीं फंस जाती है। देखिए, दूसरी बात यह है कि आप वजीर आजम से मांग रहे हैं हिसाब 1970 का। वजीर की उम्र उस वक्त 22 साल थी और अभी वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकले थे और उनसे हिसाब मांगा जा रहा है कि ये आप बताइए कि ये जो आपने, आपके वालिद मोहतरम ने, जिनका इंतकाल हो चुका है, उन्होंने दुबई में जो फैक्ट्री लगाई थी जब आप 20 या 22 साल के थे, तो जरा हिसाब दें कि वो ट्रांसफर्स कहां से हुई थी। आप भी कॉलेज में गई हैं और अली मोहम्मद साहब भी कॉलेज में रहे हैं और मैं भी कॉलेज में रहा हूं। उस वक्त अगर मुझसे ये पूछा जाए, आज पूछा जाए, और मेरी तो उनसे उम्र कम है वजीर आजम से बहुत ज्यादा, वजीर आजम 70 साल के करीब होने को हैं, और उनसे पूछा जा रहा है कि जब आप 22 साल के थे तो जरा पेश कीजिए वो तमाम तो वो तमाम कागजात जो भी उनके पास है वो हाजिर कर दिए उन्होंने। मुझे इस वक्त सेनेटर शाहिर रहमान साहिबा ने ज्वाइन किया है, जरा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले जाए। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर शाहिर रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया। शाहिर रहमान साहिबा की लाइन ड्रॉप हो गई है, एक ब्रेक लेते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, उसके बाद जहां से आपने बात छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आज JIT के सामने पेशी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद साहब, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ JIT के सामने पेश नहीं होंगे, आज वो JIT के सामने पेश हो गए। अब भी तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी कतरी खत की कोई तस्दीक नहीं हो सकेगी, लेकिन आज की खबर है कि JIT जो है उसके 2 मेंबर्स वो कतर रवाना हो रहे हैं कतरी खत की तस्दीक के लिए। कतरी शहजादा पहले ही कह चुका है कि जी आप कतर आ जाएं, तस्दीक करवा लें। तो तस्दीक हो गई तो सारा खुल के सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ये दूध का दूध और पानी का पानी अगर इस तरह आसानी से हो जाए तो क्या ही कहने। इसको दूध को दूध और पानी को पानी करने में तो सुप्रीम कोर्ट को हमारी को जो है वो इन्होंने दांतों पसीना दिला दिया है, क्योंकि इनके तो माशाल्लाह से, देखिए पता है क्या है मसला क्या है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मेरी बात गलत है तो आप इसी वक्त यू बी अ न्यूट्रल आर्बिटर, आई हैव फुल ट्रस्ट इन यू। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे रखूंगा, फिर अपनी दूसरी बात करूंगा। पहली बात ये मैं रखूंगा कि ये मियां नवाज शरीफ का इधर आना मियां साहब का कोई कमाल नहीं है। He had no other option left. He had to come because they were the orders of the Supreme Court of Pakistan. Because JIT is made under this is basically an extended arm of Supreme Court of Pakistan. लेकिन अली मोहम्मद खान साहब इस तरह के बहुत से और भी मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं कि जिनके पास बाइंडिंग थी कि वो पेश हो। No, I'm not talking about any military dictator. He's not a military नहीं, dictator. जब कानून है तो फिर कानून सबके लिए बराबर होगा ना। No, गरीदा फारूकी। नहीं, just listen. The point is कि जब कानून किसी को भी तलब करता है तो एक शख्स पेश होता है, एक शख्स पेश नहीं होता। You cannot compare Mian Nawaz Sharif with some military dictator or Imran Khan with some military dictator. Imran Khan, Zardari Saab, Mian Saab, they claim to be democratic leaders. आप अगर आइन के मुताबिक वजीर आजम है, आपको मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। और इस बात तक लाई एक आदमी ने, इमरान खान ने। अगर इमरान खान इस फरनामे के पीछे खड़े ना होते, इसको जोर ना लगाते, ये बात आगे जाती ना। दूसरी बात ये है, मैं दोबारा ये बात करूंगा, कौन का वक्त और जाया ना करें। मियां साहब, आपने कौमी असम्बली में हमसे वादा किया था कि आपके पास सारे जराए मौजूद हैं। आपने कहा था, हमने नहीं कहलवाया। वो कहाँ है वो जराए? तो आज वो दे दिए ना। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आज दे दिए वो जराए, JIT के सामने दिए ना। आप चाहते हैं कि लीक हो जाए, आप चाहते हैं कि दस्तावेजात मजीद लीक हो जाए। वो तो इन्हीं सबूतों पर रिलाई कर रहे हैं जो उनके सबूत जो हैं वहां अदालत में दिए हैं। और एक और चीज भी मुझे एक बात बताएं, ये जब इधर JIT में मियां साहब तशरीफ लाए हैं, हुसैन साहब आए हैं और उनके फैमिली मेंबर्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही केस यहाँ आया है, सुप्रीम कोर्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे था। अगर गरीदा फारूकी की प्रॉपर्टी है या गरीदा फारूकी साहबा की गाड़ी है या कुछ एसेट्स हैं, उसके कागजात गरीदा फारूकी के पास होंगे या दुनिया में कहीं और होंगे? जिसके हैं उसके पास होने चाहिए, लाके रख दे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब क्या कहेंगे अली मोहम्मद खान साहब की इन बातों के जवाब में? नहीं मान रहे, वो नहीं तस्लीम कर रहे, वो आपके तमाम दस्तावेजात, तमाम सबूतों को। जी हाँ, देखिए पहले तो मैं सीरियस बात कर लेता हूँ, फिर मैंने कहा जाते जाते थोड़ा मजाक का पहलू भी इसमें ऐड करेंगे। पहली बात तो ये है कि भाई मेरे कह रहे हैं कि कोई कमाल नहीं है, ये कैसी बात है?
ब्लू बुक है, ब्लू बुक जो है वो लीगली बाइंडिंग है, जो एस्टेब्लिश करती है कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर से डील करना हो तो आप कैसे डील करेंगे। उस ब्लू बुक के मुताबिक अगर वजीर आजम चाहते तो ये तफ्तीशी टीम जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आती और वहां पे उनका जो भी उन्होंने बयान लेना था वहां पे लेती। ये है इस मुल्क का कानून रायकार। सुन लीजिए मेरी बात, क्योंकि ये तफ्तीशी टीम है। और इसी का मैं आपको हवाला देते हुए कहता हूं कि जब मोनिका लेविंस्की केस चल रहा था और प्रेसिडेंट क्लिंटन को उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना चाहा था तो वो व्हाइट हाउस गए थे। प्रेसिडेंट क्लिंटन जो हैं वो किसी इदारे के अंदर नहीं गए थे अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो आए थे। लेकिन इसके बावजूद कमाल ये है, जिसे ये कह रहे हैं कोई कमाल नहीं है, कि ना सिर्फ एक डिक्टेटर से कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता, जो मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन वो डिक्टेटर तो अदालत में नहीं गए थे अदालत के हुक्म के मुताबिक। पॉइंट इज कि कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो चाहे डेमोक्रेसी हो, कानून सबके लिए बराबर है। वो कोई डिक्टेटर या डेमोक्रेसी को नहीं, वो खुद देखिए उन्होंने ब्लू बुक को साइड पे रखा, अपनी जाती गाड़ी के अंदर वहां पे गए बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के, चले, लेकिन ये ना माने, कोई बात नहीं। दूसरा, मेरे भाई ने रेफरेंस दिया माफिया का। ये क्या माफिया का जिक्र बार बार करते हैं? माफिया ऐसी होती है जहां पे वजीर आजम बगैर सिक्योरिटी के जा रहा है तफ्तीशी अफसरान के सामने। माफिया ऐसी होती है, किस तरह की माफिया है? आपको मालूम नहीं माफिया की तारीख? अगर आप देखें माफिया की तारीख तो आपको पता चलेगा पीटीवी का हमला आपके सामने आएगा, आपके सामने पार्लियामेंट का हमला आएगा। आप हमसे 3 नस्लों का हिसाब मांग रहे हैं, आपसे एक कोठी का हिसाब नहीं दिया जा रहा जो अभी आपने ली थी। कभी कहते हैं बेगम साहब मनी ट्रेल आ गई ना, वो मनी ट्रेल जमाइमा खान की तरफ से आ गई, वो मनी ट्रेल आ गई, वो अरे भाई नहीं आई, अभी जमा नहीं हुई, अभी जमा नहीं जमा हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। एक ट्वीट आई है, जमा हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि 1998 का जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा है उन्होंने ये अपने एसेट्स क्यों नहीं डिक्लेयर किए? दूसरी बात सुन लीजिए जाते जाते, अगर इन्होंने वो सन 2000 की ली थी एमनेस्टी, तो एमनेस्टी किस चीज की थी? छुपे हुए असासा जात के खिलाफ एमनेस्टी थी। अगर इनके पास कोई छुपाया हुआ असासा नहीं था तो उस एमनेस्टी में क्यों डिक्लेयर किया? अब आप होलियर देन दाव खेलते हैं, खुद एक कोठी का हिसाब नहीं दे पाते, ये नहीं समझ आती कि हमने हिडन असासे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अली मोहम्मद खान साहब, आज का प्रोग्राम देखने का भी शुक्रिया।